हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं और आज मैथ का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जी हाँ दोस्तों, पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। और यह जो टॉपिक है आप इसको 9 क्लास में भी पढ़े होंगे और 10 क्लास में भी ये पढ़ने को है, तो इसलिए इसको हम 9 और 10 दोनों क्लास के लिए हम मिलाकर बना रहे हैं। क्योंकि 10 क्लास में अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, अगर 9 क्लास में नहीं पढ़े हो तो 10 क्लास का जो बात है वो हम बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। और इस लेसन से भी एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। आप जानते ही हो कि बोर्ड एग्जाम में क्या है ना, 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी तैयार रहना है और उसके लिए भी ये क्या बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको 9 में थोड़ा सा बात पढ़ना होगा, तो 9 में थोड़ा सा नहीं, हम पूरा बात आपको बता देते हैं। इसके बाद हम इसको 10 का बार बताएंगे। इसी वीडियो में इसको मिटाने के बाद आपकी 10 की पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो ठीक है ना, 10 की पढ़ाई को समझने के आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। और 10 का जो ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हो कि रटना नहीं है, बस देखिए आंसर मार दीजिए, बना लेना ऐसे देखते हुए आंसर बना दीजिए, तो उसके लिए भी इसको समझना जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो 9 का, इसको स्किप करो, हटाओ। स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो 10 का जो इसके बारे में बताने वाले हैं वो उसको समझने में दिक्कत होगा। और फिर जो 10 का ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो वो कोई बताने वाला नहीं है आपको। बस यही मौका है जहां पर आप सीख सकते हो। जो 10 का ऑब्जेक्टिव हो यही मौका है, आप सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए कि चर राशि क्या होता है। चर राशि होता है ए बी सी डी ई एफ, ये जो अल्फाबेट होता है वो सब हम लोग बोलते हैं चर राशि, वेरिएबल्स। अचर राशि किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो कोई भी संख्या वाला हो गया 1 2 3 3/5 4/3, ये सब जो है संख्या वाला अंक है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। बहुपद को पहचानने के लिए सिखा रहे हैं आपको। देखिए ये हर साल एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन एक आने वाला है, ये आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि निम्न में से कौन जो है वो बहुपद नहीं है, या निम्न में से कौन है जो बहुपद है। तो कैसे पहचानिएगा, इसको पहचानने के लिए हम अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में आप सीख लूंगा। बहुपद पहचानने का सबसे पहला कंडीशन, ये जो चर राशि है ना, इसके ऊपर माइनस पावर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें माइनस पावर नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना माइनस में पावर। जब इसमें माइनस में पावर है तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्या है, नहीं है। आया समझ ना, मतलब पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए चर राशि का। अचल में नहीं, चर का। हमको अचल से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पावर कर दिया माइनस, तो क्या ये बहुपद नहीं है, वो बारे में बताएंगे आगे। ये देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो चर राशि है वो बटा के नीचे, मतलब हर के रूप में नहीं होना चाहिए। नीचे वाले को हर बोलते हैं ना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की जगह पर ये चर राशि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बहुपद नहीं है। तो ऐसा पहचान लोगे। एक और तरीका है, ये जो चर राशि है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर मतलब क्या, रूट के अंदर देखिए यहाँ पर है ना, रूट के अंदर चर राशि, ये जो चर राशि वो क्या है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो ये भी बहुपद नहीं है। बस ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ये 3 कंडीशन को क्या करना आपको याद रखना। फिर से चर राशि के ऊपर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर राशि हर के रूप में, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा, चर राशि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी है तो बहुपद नहीं है। अगर ये 3 में से कोई नहीं है तो बहुपद है। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये रूट तो है, लेकिन रूट में क्या चर राशि नहीं है, कौन है, अचर राशि है। तो अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, तो रूट में चर राशि नहीं है। ये बट्टा में भी है, तो बट्टा में भी क्या है, चर राशि ही नहीं है, अचर राशि है। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। ये आपका क्या है, बहुपद है। आगे इसमें देखिए, इसमें ये बट्टा में है, लेकिन चर राशि थोड़ी ना नीचे है, चर राशि तो ऊपर अंश के रूप में है। ठीक है, ये पावर माइनस में नहीं है, यहाँ पर पावर तो है नहीं, 1 है पावर, तो पावर तो माइनस में है नहीं। और यहाँ देखिए इसमें पावर माइनस है, कि तो अचर राशि है ना। अब हमें भी पता है कि अचर राशि को देखना नहीं है, तो ये देखिए ये भी क्या है, बहुपद है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर आप तो अभी बताए थे कि रूट में रह गया, रूट के अंदर रह गया तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पर देखिए रूट के अंदर एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है जो रूट के बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा, क्या आप नहीं पढ़े हो कभी, एम स्क्वायर में से एम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम निकलेगा ना, रूट के अंदर से स्क्वायर निकलेगा तो ये तो जैसे था -2m प्लस 9, ये आगे भी सॉल्व होगा, वो आगे बाद की बात है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब कोई ऐसा है जो रूट के अंदर है, नहीं है, ना तो इसके पावर माइनस पावर है और नहीं है बटा के नीचे, ये भी बहुपद है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया कि बहुपद है कि नहीं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आना ही है। चलिए अब आगे, बीजगणितीय पद किसको बोलते हैं, तो ये देखिए चर राशि है, ये अचर राशि है, दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद। फॉर एग्जाम्पल 2y मतलब क्या होता है कि 2 गुने बाई होता है, ये गुना में होता है, ध्यान रखिएगा। 2y का मतलब क्या होता है, 2 गुना बाई, ये गुना में होता है। यही पर लिखा है 4a और bc, मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि 4a का मतलब 2 a गुना में, b गुना में, c भी गुना में, यहाँ भी 3a स्क्वायर तो 3a 2 है तो 2 गुना में। तो इसी को बोलते हैं बीजगणितीय पद, इसी को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद, अलजेब्राइक टर्म्स। अब आगे का गुणांक, गुणांक भी जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे इससे पूछा जाएगा, बताइए ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, इससे पूछा जाएगा ए स्क्वायर का गुणांक, ए स्क्वायर का कितना है, तो गुणांक का मतलब जिसका पूछा जाए ना उसको आप छोड़ करके बात कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर की बात है ना, अब ए स्क्वायर को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा 4, कि इसका गुणांक कितना हो जाएगा 4। चलिए इसी में पूछा जाए कि बताइए ए स्क्वायर bc का गुणांक क्या होगा, तो ए स्क्वायर bc को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा -5, ये -5। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है सिर्फ बाई का बताइए गुणांक, सिर्फ बाई का, तो बाई का पूछेगा तो बाई को छोड़ दीजिए, पूछेगा बाई का गुणांक, तो बाई का तो बोलेगा तो बाई को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 2/3x। तो इसमें दो चीज आपको देखने मिला, सर इसमें गुणांक में x आ गया है ना, तो ऐसा जब आप इसको बोलेंगे अक्षर गुणांक, इसे क्या बोलेंगे ना, अक्षर, क्या बोलेंगे, अक्षर गुणांक। वो अक्षर पटेल नहीं जो क्रिकेट खेलता है, अक्षर गुणांक, ठीक है। और ऐसा जब आएगा संख्या वाला, इसको बोलेंगे संख्या गुणांक। सिर्फ संख्या रहेगा गुणांक में तो क्या बोला जाएगा, संख्या गुणांक। और संख्या के अलावा कुछ चर राशि रहेगा तो क्या बोलेंगे, अक्षर गुणांक। तो बताइए अगर इसे पूछे कि c का गुणांक बताइए, सिर्फ c का, तो क्या बोलेगा -5a² b। अब वो बताइए अक्षर गुणांक है संख्या गुणांक है, तो अक्षर गुणांक हो जाएगा। अभी क्या है, संख्या गुणांक। तो आया समझ में, गुणांक आपको निकाल लोगे। अब आगे बढ़ते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या जानना आपको बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, अगला हम इसको मिटाएंगे ना तो पता चल जाएगा। अभी सिर्फ समझिए पदों की संख्या। इसे पूछ रहा है कितने पद है, तो पद का मतलब समझिए जो माइनस में साइन है ना उसको दीवार मान लीजिए। क्या मान लीजिए, दीवार। देख ये दीवार, एक दीवार, के दीवार में के हिस्सा बढ़ गया, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। तो पदों की संख्या इसमें कितना है, 3 है। इसमें एक ही जगह है तो क्या हिस्सा बटा हुआ है, 2 हिस्सा। तो कितना है पदों की संख्या 2। इसमें तो एक ही पद है, देखिए ये पूरा एक ही है ना, इसमें पदों की संख्या कितना है, 1। तो इस प्रकार से पदों की संख्या आप पहचान लोगे। गिनना 1 2 3 3, 1 2 2, इसमें तो पूरा एक ही जगह है, बीच में प्लस कुछ है नहीं, एक ही हो गया। इससे पूछा जा रहा है कि कितना पद है, तो 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो जाएगा 4। तो समझ में आ गया होगा। अब पद का घात, पद का घात जब भी पूछे तो क्या किया, जितने भी अचर राशि नहीं सॉरी चर राशि, जितने भी क्या है चर राशि, इसके पावर को जोड़ दीजिएगा। जोड़िए 2, इसको कुछ नहीं है ना तो 1 रहता है, कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1, 2 1 3 1 4। इसमें कितने घात हैं 4। इसी का पूछा जा रहा है घात कितना है, तो इसमें लिखिए 1 2 3 3 और 2 5, इसका घात कितना है 5। अच्छा सिर्फ ये है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, अब इसके में पूछा कि घात कितना है, तो 3, इसमें 1, इसमें चर राशि है, आपको नजर आ रहा है चर राशि। जब चर राशि नजर नहीं आ रहा है इसका घात कितना हो जाएगा 0। चर राशि इसमें है ही नहीं तो घात कितना 0, ठीक है। आइए समझ ना, और जब ऐसा रहेगा तो जोड़ लेंगे 2 2 4 1 5, 1 1 2 2 4, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझिएगा कि 1 है। अब 1 भी यहाँ पर चर राशि नहीं है तो घात क्या हो जाएगा 0।
चलिए बहुपद का घात, अब ये तो पर का घात था, अब बहुपद का घात, ये समझ में आ गया, तो ये भी समझ लोगे। तो बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद में जो सबसे बड़ा घात वाला होगा ना पर, उसी को बोलेंगे बहुपद का घात। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक पावर इसका कितना है 1, इसमें कितना है 3, इसमें अभी बताया कि जब चर राशि न रहे तो क्या होता है, इसका घात है 1, इसका घात है 3, इसका घात है 0, तो 1 3 0 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, इसका घात कितना हो जाएगा बहुपद का 3। पहचान लीजिएगा, आपको आएगा पहचानने के एग्जाम में कि इसका घात कितना है, 4 को मतलब कोई ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से पहचानना कि कितना घात है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसका घात देखिए कितना है 3 और 2 5, इसका घात कितना है 4, और इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या घात होगा 0, तो 0 4 5 में कौन बड़ा 5 बड़ा, तो इसका घात हो गया 5। इसमें देखिए इसका घात कितना है, तो 1 2 3, कुछ नहीं रहे तो क्या समझते हैं 1, तो 1 2 3, इसका घात कितना है 4, ऐसा घात कितना है 1 और 4 5, तो कौन हुआ बड़ा 5 है ना, तो ये 5 है। क्या ये और 5 लिखे हैं, ये नहीं, ये तो गुणांक है, ये क्या गुणांक अभी बताया ना, इसको क्या बोलेंगे गुणांक से पूछा है, किससे बताइए गुणांक कितना है 3, इसमें गुणांक कितना है 3, अब पूछा कि बाई क्यू का गुणांक कितना है, तो 3x², अभी बताया ना गुणांक। तो चलिए इसका कुछ और भी टॉपिक जो बचा हुआ है इसको को मिटाने के बाद बताते हैं, तो 1 मिनट वेट कीजिए, इसको मिटा के फिर वापस हम आते हैं। क्या मिल गया, तो चलिए दोस्तों वापस हम आ गए हैं, ठीक है ना, और हम आज अब पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय पद। सजातीय पद किसको बोलेंगे और विजातीय पद किसको, देखिए यहाँ पर हम ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सजातीय पद उसको बोलेंगे जिसमें चर राशि एवं सेम हो, चर राशि क्या हो सेम हो तो बोलेंगे सजातीय पद, और सेम नहीं हो तो विजातीय पद। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे रह सकता है, बस सेम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए ए बी सी है, तो तीनों में सेम है ना, तो ये कौन सा पद हो गया सजातीय पद हो गया, कौन सा सजातीय। इसमें देखिए इसमें a² b है, मतलब a 2 हो और b 1 है, इसमें देखिए a 1 है b 2 है, तो ये देखिए a को मिल नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, यहीं पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखिए a 2 को b 2 को, ये भी नहीं मिल रहा, मिल रहा है क्या, इसमें a 2 को b 1 है, यहाँ पर a 1 को b 2 को है, तो नहीं मिल रहा है, कौन सा पद हो गया विजातीय पद। चलिए इसमें देखिए x² मतलब x 1 बाई 2, इसमें बाई स्क्वायर x मतलब बाई 2 और x 1, और इसमें x² मतलब इसमें भी देखिए तीनों में देखिए ध्यान से x 1 ही नजर आ रहा है, और ये बाई स्क्वायर के बाई इसमें 2 है, इसमें भी बाई 2 है, इसमें भी बाई 2 है, यानी तीनों मिल गया ना, अब मिल गया तो ये कौन सा पद सजातीय पद। तो इस तरह से सजातीय और विजातीय पद पहचान लेंगे। आपको एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विजातीय पद है, आप पहचान लोगे ना। चलिए आगे बहुपदों का मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है या तो घात के रूप में, किसके रूप में, अभी इससे पहले घात यहाँ पर बताया था, एक तो बताया था घात, तो घात के रूप में आपको क्या करना है, या तो बढ़ते क्रम में सजा देना है या घटते क्रम में, आपकी मर्जी, आप चाहो तो बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में। ऐसे जनरली हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं, कौन से क्रम में, घटते क्रम में। चलिए ठीक है, घटते क्रम में हम लोग सजाते हैं, तो क्या बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, आप बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हो घटते क्रम में भी, लेकिन ज्यादातर लोग घटते क्रम में ही सजाते हैं। हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, दोनों को क्या करेंगे ना अलग अलग क्रम में सजा कर दिखाते हैं। चलिए जैसे इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको सबसे पहले छोटा घाट लिखना होगा। इसका घात कितना है 1, अभी बताया था ना, इसका घात 2, इसका 0, तो सबसे छोटा कौन होगा ये ना, ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद कौन होगा ये ना, ये लिख लीजिए। सर यहाँ पर प्लस क्यों लिखे हैं, ओ प्लस क्यों लिखे हैं, प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। आपका क्वेश्चन हम खुद पूछ लेते हैं अपने आप से, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस किससे लिखे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर -5x², देखिए बढ़ते क्रम हो गया 0 या 1 या 2। चलिए घटते क्रम में बस जाकर देख लेते हैं, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पावर इसमें किसका, इसका ना, तो लिखेंगे -5x3, जो साइन है साइन के साथ ही लिखेंगे, ठीक है।
फिर माइनस 5x², यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है +7। तो ये हो गया आपका मानक रूप। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आगे जब आप मैथ बनाओगे ना तो उसमें डिवाइड करने को मिलेगा। अब जब डिवाइड करने को मिलेगा तो आप मानक रूप में सजाकर ही डिवाइड करोगे। अगर आप मानक रूप में सजाकर डिवाइड नहीं करते हो तो भी बन जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। अब मानक रूप में सजाकर बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मानक रूप में ही सजाकर डिवाइड को बनाना है। वो हम डिवाइड जब बताएंगे ना तो उसमें भी बताएंगे। चलिए आगे, बहुपदों का वर्गीकरण। अब बहुपदों के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपदों को दो तरीके से बांटा गया है, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। एक पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब पदों की संख्या अभी हम बताए थे ना, इससे पहले पदों की संख्या बताए थे नहीं, तो जैसे एक पदी बहुपद, इससे पदों की संख्या कितना होगा एक, जैसे इसमें देखिए एक ही पद है ना, अभी बताते हैं पदों की संख्या निकालने को, ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, ये सब एक पदी बहुपद होगा। द्विपदी जिसे पदों की संख्या कितना होगा 2, जैसे ये देखिए इसमें 2 पद, एक पद 2 पद, इसमें भी 2 पद, एक पद 2 पद। त्रिपदी बहुपद जिसे पदों की संख्या 3, तो जैसे इसका एग्जांपल है देखिए 1 2 3, 3 पद है ना, इसे भी पदों की संख्या देखिए 1 2 3, 3 है ना, ये सब पदों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। एक होता शून्य बहुपद, ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको। अब पढ़ना तो सब चीज जानना है, तो सब चीज हम आपको बता रहे हैं, इसे तो बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल के साथ अगर बने रहते हो तो आप बिना किसी कोचिंग के आराम से 9वां 10वां सभी का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप सभी वीडियो देखते हो, पूरा देखते हो, तो हम गारंटी है कि आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। इसलिए हम पूरा आपको बता रहे हैं, कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं। देखिए शून्य बहुपद क्या है, जिसका सभी गुणांक क्या होगा 0। देखिए इस बहुपद में इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी 0, ये तो 0 है, तो ये हो गया शून्य बहुपद। तो ये उतना देखने को नहीं मिलेगा। अब घात के आधार पर, घात के आधार पर पहला है रैखिक बहुपद, जिसका घात कितना होगा 1। अभी हम घात निकालने के लिए बताए थे ना, देखिए इसका घात कितना है 1, घात ऊपर रहता पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इससे भी घात कितना है 1। चलिए इसका घात कितना है 2, जिसका घात 2 होगा उसको क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और 10 क्लास में हमको यही द्विघाती त्रिघाती पढ़ना है, आएंगे इसके बाद ही। यहाँ से 10 क्लास शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से 10 क्लास शुरू हो गया, 9 क्लास का बस इतना ही था। इसके बाद 9 क्लास के बच्चे लोग आराम से बना सकते हो। कुछ मैथ है जिसको मैथ के हम अलग टॉपिक बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज सिर्फ टॉपिक जानिए, थ्योरी जानिए। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, जिसका घात 2 होगा, देखिए 2 घात है। त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3, देखिए इसका घात 3 है, तो सर 3 का है सर, 2 भी तो है। ओहो, अभी ने बताए थे कि जिसका मैक्सिमम होता है, जिसका मैक्सिमम पावर इसमें कौन है, ये है ना, तो घात 3 हो गया। इसमें मैक्सिमम पावर कौन है भाई, इसमें तो ये है ना 3, इसका घात कितना हो गया 3 हो गया, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। अगर बहुपद का मान, ये 9 क्लास का भी क्वेश्चन है और 10 क्लास का भी, इसलिए तो दोनों क्लास को साथ में पढ़ा रहे हैं। अब तीनों ध्यान से रखना, दोनों क्लास के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुपद का जब है कि मान निकालिए, जब x का मान 1 है, ठीक है ना, ये बहुपद दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, x का मान 1 करा है ना, तो आप p x के जगह पर क्या रखिएगा 1, देखिए यहाँ x है ना, x जब आपको करा 1, x जगह पर क्या रखिएगा 1 बराबर 3 का जगह 3, x जगह पर क्या रखना है 1 रखना है ना, देखिए 1 रखे ना, 1 प्लस 1। अब सॉल्व तो करना था, 3 1 जा 3 प्लस 1 3 1 4। चलिए एक और हम एग्जांपल से देखते हैं। चलिए इसका मान निकालना है बहुपद का, तो x का मान यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 ले लिया। अब यहाँ पर 2 के जगह पर 2, x जगह पर कितना रखना 2, क्यूब है तो क्यूब किया, माइनस है तो माइनस किया, 3 तो 3, x तो 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4। अब 8 दूना 16 और 4 दिया 12, 16 में से 12 जाकर कितना हो जाएगा 4। यह था आपका बहुपद का मान। अब कोई भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बहुपद का मान निकालिए, तो इतना इजी तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इतना इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। आगे देखिए बहुपद का शून्य, यह भी 9 क्लास का भी है और 10 क्लास का भी। शून्य का पहले अर्थ समझिए, शून्य उसको बोलते हैं जिसको जब बहुपद में रखेंगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बहुपद में जिस मान को रखने पर वैल्यू क्या हो जाए 0, उसको बोलेंगे शून्य। अगर कोई किसी को बताइए बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, तो वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद को मान को क्या कर दे शून्य कर दे, उसको क्या बोलेंगे बहुपद का शून्य। देखिए यहाँ पर इसका क्या कि शून्य निकाले, जब भी शून्य निकालने को बोलेगा तो उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। किसके बराबर,
जीरो के बराबर कर दिया, जीरो के बराबर। अभी तो सॉल्व करना आता है ना, ये 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़े हो। +4 है, इधर आया तो -4, ये 5 मल्टीप्लाई में है ना, इधर गया तो डिवाइड। कैसे, कहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई? आज ही हम शुरू में ही बताए थे ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है एक दूसरे के साथ, बताए थे गुणांक के किस समय। तो ये 5 गुना में है तो भागा में। यहाँ देखिए, इसका मतलब हमको शून्य निकालना है, 9x² है -4, इसको भी 0 बराबर कर दिए। अब यहाँ देखिए 9x को 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। यहाँ देखिए a² - b², तो a + b a b। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 लिख दिया और इसके बराबर भी 0 लिख दिया। अब +2 इधर जाए तो -2, इसी प्रकार इधर -2 इधर गया तो +2। अब यहाँ लिखे 3 गुना में, इधर गया तो डिवाइड में, यहाँ भी लिखे 3 गुना में, इधर गया तो डिवाइड में। ये 2 का आपका जो वैल्यू निकला ना, यही क्या है, शून्य के। तो सर इसमें एक ही वैल्यू निकला है, इसमें 2 वैल्यू निकला। ओहो, ये देखिए ये रैखिक बहुपद है, जिसका पावर 1 हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि रैखिक बहुपद का कितने शून्य होते हैं, एक। या इस तरह से कोई दे देगा क्वेश्चन, कहेगा बताइए इसका कितना शून्य होगा, तो 1 होगा। या इस तरह का क्वेश्चन देगा जिसका पावर 2 हो, मतलब जो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद दे देगा क्वेश्चन में, अरे बता लिख रहा है कि निम्न में से इसका शून्य कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो आप आराम से बना सकते हो ना। ये पॉइंट आपको याद हो गया कि द्विघाती बहुपद का शून्य 2 होता है और रैखिक का 1। अब इसके बाद कुछ 10 क्लास का जो मैथ है उसका फॉर्मूला है वो बताने जा रहे हैं। तो कुछ फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, इसलिए हमें मिटाना पड़ेगा, इसे इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब 10 क्लास में किस तरह का मैथ पूछा जाएगा, 10 क्लास का जो मैथ होगा उसको हम किस फॉर्मूले पे बनाएंगे, वो सब फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा गया है। अभी जितना भी पढ़े थे वो 9 क्लास का तो था ही, 10 क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी था। अगर वो आप नहीं जानते तो 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव आपका छूट जाता। और अभी भी कुछ ऑब्जेक्टिव इस बोर्ड पे है, तो अभी भी देख लीजिए, फॉर्मूला आपको समझा देते हैं, ठीक है, जिससे आप 10 क्लास के मैथ को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और अगले वीडियो जब हम इसका बनाएंगे पार्ट 2, ये पार्ट 1 चल रहा था ना, पार्ट 2 जब हम वीडियो इसका बनाएंगे तो पार्ट 2 वीडियो में आपको सिखाएंगे कि ये सब फॉर्मूला मैथ हम कैसे बनाते हैं, मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, तब ना आप मैथ सॉल्व करोगे। ऐसे थ्योरी समझ लिए, अब मैथ को सॉल्व करना सीखना है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर हम डालते हैं उसको तो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज चलिए इसको फॉर्मूला समझते, पहले समझेंगे रैखिक बहुपद का। तो हेडिंग है बहुपदों के शून्य को और गुणांकों की भी समझ। शून्य क्या होता है अभी हम लोग सीख लिए, गुणांक क्या होता है अभी हम लोग सीख लिए। अब ये दोनों के बीच में संबंध हम लोग पढ़ेंगे, जैसा 3 बहुपद पढ़ेंगे, रैखिक में, द्विघात में और त्रिघात में। तो रैखिक उतना आपको पूछने वाला नहीं, एग्जाम में उतना नहीं आएगा। ज्यादा आपको एग्जाम के व्यू से भी आई है द्विघाती एग्जाम के व्यू से ज्यादा भी आई है, त्रिघाती भी है, लेकिन ज्यादा आपको द्विघात से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, त्रिघात से भी पूछ सकता है, जिसे आपको सब सीखना जरूरी है। तो चलिए रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ये होता है। अब सामान्य रूप को ही व्यापक रूप बोलते हैं, जैसे अभी देखे ना रैखिक बहुपद के एग्जाम पर, ऐसा एग्जाम्पल था नहीं, आप देखे हैं तो क्या देखिए इस रूप में नहीं है, देखिए एक की जगह 3 है, एक से ओ या प्लस या माइनस, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस -2। कभी कभी ये भी दे देता है, 9वीं क्लास में पढ़े होगे कि इसको इस रूप में सजाइए। जब इसको इस रूप में सजाने के लिए दे देगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 3x से 3x, या माइनस है तो बाहर दे देंगे प्लस, क्योंकि लाना चाहिए प्लस ना, अब ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस। या ऐसा भी रहता है कभी कभी, आप देखे होंगे -2y + 5, तो ये इस रूप में नहीं है ये भी तो रैखिक बहुपद अभी समझाए थे ना, अभी नहीं समझाते इसका टाइप्स में समझाए थे ना, तो सर ये ऐसा दिख नहीं रहा है और नहीं दिख रहा तो इसको दिखा देते हैं हम। अब देखा नहीं सर y हो गया, तो हम बता रहे हैं x जब कुछ भी रह सकता है, एबीसीडी का कोई भी अक्षर, x y z a में कुछ भी रह सकता है। अब देखिए दिख रहा है ना, a की जगह कितना आ गया -2, b की जगह कितना आ गया 5, यही पूछेगा बताइए a कितना है तो -2, b कितना है 5। तो ये इसका सामान्य रूप है। इसे शून्य निकालना रहेगा तो माइनस अचर पर बटे x का गुणन, जैसे मान लीजिए इसी का शून्य निकालना है, अभी हम आपको सिखाए थे यहाँ पे शून्य निकालने के लिए सिखाए थे ना,
तो तरीका था, अगर फॉर्मूला से अपनाना चाहते हो तो माइनस अचर पर, माइनस अचर पर इसको बोलते हैं। अचर राशि भी बताया था ना, शुरू में बताया था, वीडियो शुरू किए थे वही टॉपिक से, अचर राशि से। तो अचर राशि कौन है? ये बट एक्स का गुणांक होता है यहाँ पर बाई है तो यहाँ पर बाई का गुणक हो जाएगा, या एम रहेगा तो एम का गुणक हो जाएगा, पी रहेगा तो पी का गुणक हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई है तो बाई का गुणक कितना हो जाएगा? -2, माइनस गया 5/2, ये हो गया इसका शून्य। तो आप ऐसे भी शून्य निकाल सकते हो। तो यही था आप रैखिक बहुपद। इसकी शून्यकों की संख्या भी बताया था कि एक होता है, बताया था ना, यहाँ पर लिख भी दिए। द्विघाती बहुपद में देखिए ये व्यापक रूप या सामान्य रूप या जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, व्यापक रूप, ये जनरल फॉर्म इसी को बोलते हैं, इस रूप में रहता है। अभी हम आपको एग्जांपल में दिखाए थे ऐसे दिखाए थे ना। तो सर ये कहाँ इस रूप में? अभी नहीं बताए थे कि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3x² है, इसको लिखेंगे क्या? प्लस -2x, इसको लिखेंगे प्लस -2, 1 जगह 3 हो गया। बी ये ए है, देखिए पहचाने में सीखिए। अब ए बी सी नहीं पहचानिए तो मैथ नहीं बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। आया समझ में? या ऐसा भी रह सकता है, कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा 5/2 -2 3 ऐसा। तो सर ये ऐसा कहाँ दिख रहा है? दिखाई हम भी दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ एक्स वाला नहीं है, मतलब इसमें बाई वाला नहीं है, बाई वाला नहीं है तो इसका क्या लिखेंगे? प्लस 0y, 0y लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -3 को क्या लिखेंगे? प्लस होकर के ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए इस रूप में दे दिया, ए की जगह पर 5, बी की जगह पर 0 और सी की जगह पर -3। ये नॉर्मल क्लास में क्वेश्चन मिलता है, नॉर्मल क्लास में आपको आता है क्वेश्चन कि कैसे इसको इस रूप में सजाएंगे। आगे सजाना, अगर इस तरह सजाने के लिए बता के ना, मैथ ही आपको बता रहा है। चलिए ठीक है, आगे इसकी शून्यकों की संख्या 2 होता है, जिसको एक को अल्फा और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। इसकी 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा, ठीक है। और शून्यकों का जब योग निकालना रहेगा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे अगले वीडियो में आप देखिएगा, बस ये याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -बीटा है। जब हम अगले वीडियो में आएंगे ना तो आप इसको याद रख लेना, अगले वीडियो जब देखिएगा तो इसको याद रख लीजिएगा। तो क्या होगा ना, जब भी हम मैथ बताएंगे तो आप आराम से समझ लोगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बन गया तो -b बटा है, या ये होता है b क्या है? x से गुना, देखिए x से गुना क्या है b, a क्या है? x² का गुना, वही लिखा हुआ है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा जिसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं वो c बटा है, और c है अचर पर, और a क्या है? x² का गुना। अब जब द्विघात बहुपद निकालने को बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है। तो सर कौन फॉर्मूला कब लगाएंगे? ज्यादातर केस में आपको यही याद रखना है, कौन? ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखना है, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला लगाने को मिलता है। अब कब ये लगाने को मिलता है तो ये हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ऐसा लिखा रहेगा कि कोई बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 2 है। क्या देखिए शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल -3 है। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो कह रहा है कि बहुपद निकाले, तो बहुपद ये है ना, ये बहुपद लिख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2x है ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, x² -2x प्लस -3 बन गया। ये द्विघात बहुपद आपका निकल गया। अब इसको हम अच्छा से स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में सिखा देंगे। अभी ऐसी बस कि आपको अटपटा न लगे इसलिए बता रहे हैं। ऐसा तो पूछेगा कि बताइए अल्फा शून्यकों का योग -2 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है? 3 है। तो क्या होगा? तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ क्या लिखा है? -1 लिखेंगे ही, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना? -2 ना, तो डबल से साइन आएगा तो क्या लेंगे? ब्रैकेट लेंगे, है ना। और अल्फा इंटू बीटा 3 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस, ये तो प्लस हो ही जाएगा, इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद निकाल लोगे जब भी बोला जाएगा तो। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद है, सेम ये फॉर्मूला। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ये है, सामान्य रूप ये है। शून्यकों की संख्या क्या है? ये है 3 है शून्यकों की संख्या। त्रिघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसको अल्फा करते हैं, बीटा इसको गामा। अब शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है -b बटा a। -b मतलब क्या? x² का गुना बटे x³ का गुना। बार नहीं लिखे, यहाँ पर लिख दिए थे, तीसरे यहाँ पर नहीं लिख रहे। यहाँ ये नहीं कि a का मतलब x² का गुना, यहाँ ये देखिए किसका गुना है? x³ का ना है, x³ का गुना।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बटा सी। यहाँ देखिए एक से गुणांक है तो यहाँ एक से गुणांक, यहाँ तो सी का अचर पद, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया एक्स का गुणांक और ए तो है एक्स का गुणांक। अब यह दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, दो दो करके देखिए दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग है कि नहीं है, तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग रहेगा तो माइनस डी बटा ए। अब जब त्रिघाती बहुपद निकालेंगे तो यार ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह लिखा है इसलिए यहाँ पर लिखे। या एक और फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तो हम बोले थे आप ये फॉर्मूला क्या कीजिएगा ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, इसका थोड़ा स्पेशल केस होता है, ये आपको उतना मिलेगा नहीं एग्जाम में, मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो बताने वाले ही हैं अगले वीडियो में। तो इसका कुछ स्पेशल केस होता है, इसका वीडियो में बता देंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको क्या करोगे टोटल फॉर्मूला को लिख लोगे, फॉर्मूला लिख कर क्या करोगे एक प्लीज अच्छा से वीडियो को समझ लेना। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसका मैथ बनाएंगे, उससे आप क्या करोगे मैथ बनाने के लिए सीख जाओगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।